मंझले भाई जो खुद एक डॉक्टर थे, ने भी अमन को पूछा कि वह जो भी पढ़ना चाहता है वह उनको बता सकता है, किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। अमन पढ़ना चाहता था लेकिन अपनी भाभीयों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी। पहले तब भी बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बाबूजी को वहां रखना सही नहीं होगा और उनको गांव छोड़ के भी नहीं जा सकता अकेले। शंकर काका ने तो कहा था कि चले जाओ अमन बेटा, मैं रख लूंगा बाबूजी का ध्यान, लेकिन अमन का मन नहीं माना और उसने आगे ना पढ़ने का निर्णय लिया। बाबूजी ने भी बहुत समझाया था लेकिन अमन अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग बाबूजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बाबूजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा कर जाते थे। अमन ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज्यादा फसल अमन के खेत में ही होती। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता बाबूजी उससे और जमीन खरीद लेते। धीरे धीरे अमन की मेहनत रंग लाई और आस-पास के गांव में सबसे ज्यादा जमीन अमन और उसके बाबूजी के पास थी। बाबूजी हमेशा कहते कि ये जमीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन अमन हमेशा बाबूजी के नाम ही करा देता। बाबूजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से अमन की शादी करवा दी थी। शादी से पहले अमन ने कहा था कि एक बार वह विनीता से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाबूजी ने हंस कर हाँ कह दिया था। अमन जब विनीता से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसे भाभीयों की तरह शहर जाने को न कहेगी। वह अपने बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अमन का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर विनीता तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है जो उसे अमन जैसा देवता पति मिला है। अमन की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह विनीता को थर्ड क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। विनीता ये सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी कभी तो आते हैं, ये लोग अब क्या बहस करे इनसे। बाबूजी की तो आंखों के तारे थे विनीता और अमन। भैया वकील साहब आ गए हैं, अमन के मंझले भाई ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था, गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने अमन और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे, सोच रहे थे अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा अमन नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस जैसे लायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वह है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और विनीता की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो भी कुछ है सब मेरे अमन की मेहनत का नतीजा है, इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे अमन का है। मेरी किसी भी चीज पर मेरे उन लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने कभी पलटकर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं जब जब बीमार हुआ मेरे अमन ने मेरी देखभाल की, मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू विनीता के हैं। उन गहनों पर मेरी बड़ी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाबूजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग जो अमन को नालायक बेटा कहते थे मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे, कभी न आने के लिए।
उस आंगन में खड़ा अमन उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुके थे। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें।